अंग्रेजों ने कहा 177 एकड़ लैंड हम ले रहे हैं। टाटा की हिम्मत थी, बोलती कि हम नहीं देंगे। काशीराम ताकपुड़िया एक नंबर का बेईमान आदमी था। उसने 3 साल में जितना लूटना था, लॉ सही नहीं था पहले का, और जो मेंबर्स आते थे उनको अकल ही नहीं होता था। मजिस्ट्रेट बनने के बाद हमारे जैसे एडवोकेट जाके उनको समझाते हैं कि ये लॉ है ना। और एनसीएलटी में लॉ कौन सा एडमिनिस्टर करते हैं ये लोग, सुनते कौन सा लॉ है? कंपनीज एक्ट, जो जीवन में नहीं पढ़ा। क्योंकि हमने अपने जीवन में इतना बड़ा फ्रॉड, जितना बड़ा फ्रॉड रमेश घमंडी राम गुवानी, एक महा बेईमान आदमी, टाटा को करना नहीं था। तो बेईमान कंपनी है, महा बेईमान कंपनी है। बेईमान बोलने से तो इसकी तारीफ हो जाएगी। सीधा बोला था उसमें कि 21 करोड़ 63 लाख रुपया आपको सारे बैंकों को देने हैं। टाटा में कौन इतना पढ़ा लिखा उसके खानदान में पैदा हो गया? अंबानी के खानदान में कोई पढ़ा लिखा आदमी है? बंद करे ड्रामा करना, वरना टाटा के हाथ से पूरा जमशेदपुर चला जाएगा। हम बोल रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, टाटा को मालूम है। उनको इंडिकेट भी किए कि लड़ो मत मेरे साथ, टायो में जमीन का दावा मत करो और इनका में दई तुम्हारे बाप का जमीन है नहीं, दावा मत करो। दावा करोगे तो पूरी जमशेदपुर की जमीन ले लेंगे। ये तो हम ओपनली बोल रहे हैं और हम जिंदा हैं, मरने से पहले हम ये करके जाएंगे। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, कोई गोली मार दे तो बात अलग है। नमस्कार, मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जमशेदपुर में स्थित एक केबल कंपनी के बारे में। आपको मालूम होगा यह कंपनी 2000 से बंद है, लेकिन अभी फिर से एक बात उठ रही है कि ये केबल कंपनी चालू हो सकता है। कंपनी के हक अधिकार के लिए, उनको मजदूरों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाले, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले हमारे बीच एक शख्स हैं जिनका नाम है श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, क्योंकि आप केबल कंपनी का कानूनी लड़ाई देख रहे हैं, तो आपसे अच्छा तो कोई नहीं बता सकता है। इस कंपनी के बारे में मैंने पूरा रिसर्च किया और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कंपनियों को मैंने अपने ओपिनियंस दिए, मतलब लीगल ओपिनियंस। खासतौर पर कंपनी लॉ मेरा सब्जेक्ट रहा है, कंपनी लॉ और एक्साइज। इसमें मैंने नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं कि झारखंड की टॉप कंपनीज जो हैं उसमें बहुत सारी कंपनीज जो हैं मेरे पास आई कंपनी लॉ पर मेरी ओपिनियन लेने के लिए और एक्साइज पर ओपिनियन लेने के लिए। इस कंपनी को बिना रिवाइव किए हम नहीं छोड़ेंगे। अब तो मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, अब तो इस कंपनी की हैसियत भी नहीं होगी कि हमको नौकरी दे सके, वो मेरी सैलरी नहीं दे सकेगी। बिरला ग्रुप की कंपनी थी ये? नहीं, ये कंपनी 1920 में ये अंग्रेज आए और उन्होंने बनाया। अब आपको पता है कि 18/10/1919 को ये ज़मीन, जो टाटा की ज़मीन है, टाटा को मिली थी। और जब अंग्रेज आए, किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेज आए तो इन्होंने कहा कि हम केबल की कंपनी लगाएंगे, यहाँ पे केबल बनाएंगे। तो ये टाटा से 177 एकड़ लैंड जो है, जो गवर्नमेंट ग्रांट था, हम तो कई बार बोले हैं इस बात को, आपको भी बोल रहे हैं कि ये कोई लीज वीज नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा ये अर्जुन मुंडा ने किया है। और उससे पहले बिंदेश्वरी दुबे और क्या नाम है, जगन्नाथ मिश्रा, लोगों ने मिल के ये सब फर्जीवाड़ा किया। ये लीज वीज नहीं है, ये ग्रांट है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को लीज दे ही नहीं सकती है। गवर्नमेंट कोई मालिक होती है किसी की ज़मीन का? गवर्नमेंट तो ट्रस्टी है, सारी चीज़ों की ट्रस्टी है, वो दे नहीं सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट उस पर लागू नहीं है, तो केवल गवर्नमेंट ग्रांट देती है। दिस वॉज ऑल्सो अ गवर्नमेंट ग्रांट था। तो ग्रांट के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 177 एकड़ लैंड को हमने ले लिया। अंग्रेजों ने कहा 177 एकड़ लैंड हम ले रहे हैं। टाटा की हिम्मत थी, बोलती कि हम नहीं देंगे। कितना दिन हुआ था? कुछ महीना हुआ था, जनवरी फरवरी के आसपास। तो फिर इनका प्रपोजल चला गया था, मैंने 1920 के जनवरी फरवरी में केबल कंपनी का प्रपोजल चला गया था कि हमको इतना लैंड चाहिए, हम यहाँ बनाएंगे। तो 2-3 महीने पहले इनको मिली थी टाटा को। टाटा की हिम्मत थी, अंग्रेजों को कहते कि नहीं, हम इनको सब लीज देंगे, तुरंत उनका कैंसिल करता और भगाता, और टाटा स्टील एग्जिस्ट नहीं करती आज, ठीक है ना। तो ये जो टाटा बोल रही है सीधा सीधी फर्जी, एकदम फर्जी बात है, एकदम वाहियात बात है। तो 177 एकड़ लैंड हमको गवर्नमेंट ग्रांट में मिला और वहाँ पे अंग्रेजों ने इसको बनाया। 1993 में तय किया कि अब हम इस कंपनी को नहीं चलाएंगे। तो उस समय बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने लोन दिया था इस कंपनी को, उनको उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए। अच्छा। और चले गए। तो अब इनको चाहिए था मैनेजर, तो इन्होंने एक काशीराम ताकपुड़िया को ले आया। काशीराम ताकपुड़िया एक नंबर का बेईमान आदमी था। उसने 3 साल में जितना लूटना था इसको लूटा, इस कंपनी को। चलना तो उसको तो चलाना था नहीं, उसको जितना लूटना था लूटा, और उसके बाद वो छोड़ के चला गया। 96 में ये फिर फंस गई। तब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले हैं, ये यूनिवर्सल लीडर एक कंपनी है जो मॉरिशस और दुनिया के कई जगहों पे है, जो केबल बनाती है, उसको ले आए 1900। और फिर ये स्टार्ट हुई 1999 के आसपास, 98-99 के आसपास आए, और 1 साल नहीं चला सकी। यूनिवर्सल लीडर जो है, इतनी बड़ी केबल मैन्युफैक्चरर, 1 साल नहीं चला सकी इसको, जबकि इस कंपनी के पास 4000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी थी,
आज भी है। मार्केट में डिमांड भी था, मार्केट में डिमांड भी था, लेकिन उसको इन लोगों को चलाना नहीं था। ये लोग आए इतना प्रॉपर्टी देख के बंदर बांट करने के बारे में ये सोचे कि इसको लूट लिया जाए। काशीराम तपुड़िया ने भी वही किया और यूनिवर्सल लीडर ने वही किया। यूनिवर्सल लीडर ने सरेंडर कर दिया। फाइनली 1999 में ये गई कंपनी चली गई BIFR में। BIFR ने 4/4/2000 को डिक्लेयर कर दिया कि ये कंपनी सिख है, ठीक है ना। अब इसका रिवाइवल करना है। अब रिवाइवल ऐसे ही चलता था, क्योंकि एक तो लॉ जो है इनएडिक्वेट था, लॉ सही नहीं था पहले का, और जो मेंबर्स आते थे उनको अकल ही नहीं होता था। अच्छा, ओपनली बोल सकते हैं। ये अभी NCLT में भी वही हाल है। लोअर कोर्ट की बात कर रहे हैं आप, जुडिशियल और टेक्निकल दोनों। अच्छा, दोनों। इन लोगों को लाया कहाँ से जाता है? इन लोगों को लाया जाता है लोअर कोर्ट से। लोअर कोर्ट में चलता क्या है? फौजदारी मुकदमा चलता है और दीवानी मुकदमा चलता है। CRPC, CPC, ठीक है ना। और जो क्या नाम है, दीवानी और फौजदारी कानून है, IPC एटसेट्रा, उनको तो ये भी नहीं मालूम होता है। वो सब तो मजिस्ट्रेट बन जाते हैं 29-30 साल में, बिना प्रैक्टिस किए, बिना कुछ समझे। मजिस्ट्रेट बनने के बाद हमारे जैसे एडवोकेट जाके उनको समझाते हैं कि ये लॉ है ना, तो उससे वो कुछ सीखते हैं, अकल होता नहीं है। और ये सब फिर जाके डिस्ट्रिक्ट जज या आप क्या नाम है ADJ वगैरह बनते हैं, और इन्हीं गधों को उठा के ले आया जाता है NCLT में। और NCLT में लॉ कौन सा एडमिनिस्टर करते हैं ये लोग? सुनते कौन सा लॉ है? कंपनीज एक्ट, जो जीवन में नहीं पढ़ा। IBC, जो जीवन में इन गधों ने नहीं पढ़ा। तो ऐसे ही गधे, मतलब वो क्या नाम है, BIFR और AIFR में थे और यहाँ भी थे। उसमें रेयरली कोई इंटेलिजेंट आदमी, टेक्निकल आदमी, कोई रेयरली इंटेलिजेंट आदमी लेके आया, या रेयरली कोई ऐसा आदमी जुडिशियल मेंबर लेके आया जिसको इतना नॉलेज। जैसे हमारे यहाँ भी एक आया था राजशेखर करके, जब मैं कलकत्ता के ये में, ही वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन। एक दिन हम कंपनी लॉ का आर्गूमेंट किए एंड ही अंडरस्टूड कम्प्लीटली। बट देन उसका बैकग्राउंड ये था कि उसने चेन्नई हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में उसने प्रैक्टिस की थी, तो मजा हुआ लॉयर था। तो उसको 10 मिनट लगा समझने में कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे रेयर बहुत कम आए हैं। जैसे एक BP सिंह थे, आए थे यहाँ पे NCLT में, फिर उनको प्रमोट किया NCLT में। ये इनकैब का ऑर्डर उन्होंने पास किया और हमको सुप्रीम कोर्ट में मिले तो बोले, अरे श्रीवास्तव जी, आप अगर नहीं बोले होते उस दिन 10 मिनट, तो हमको तो समझ ही में नहीं आता मैटर क्या है। आपने 10 मिनट आर्गूमेंट किया, फिर हम इसको पूरा पढ़े और तब हमको लगा इतना बड़ा फ्रॉड। हम उनको इन्वोक कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने जीवन में इतना बड़ा फ्रॉड, जितना बड़ा फ्रॉड इस कंपनी के साथ हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड हमने जीवन में सुना नहीं, देखा नहीं। क्योंकि मेरा लिमिटेड है, मेरा काम तो लिमिटेड है। हम फिर तेलगी का फ्रॉड, अंबानी का फ्रॉड, अडानी का फ्रॉड, टाटा का और सब फ्रॉड हम नहीं जानते हैं। लेकिन जमशेदपुर तो जानते हैं। जमशेदपुर में टाटा ने क्या फ्रॉड किया, नहीं किया, वो हम जानते हैं। तो यहाँ समझिए कि यूनिवर्सल लीडर जैसी कंपनी जो है, उसको केवल पैसे लेके भागना था। काशीराम तपुड़िया को पैसे लेके भागना था, तो उसने इसको अबैंडन कर दिया। लिखा हुआ है इसमें, BIFR के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 2001 में ये अबैंडन करके भाग गया। अच्छा। और उसके बाद अचानक 6 साल के बाद ये सो के उठा, 8 साल के बाद, और 2008 में रमेश घमंडी राम गुवानी, एक महाबेईमान आदमी, बिल्डर है बॉम्बे का, ठीक है ना, वो उसकी एक कंपनी थी RR केबल, उसने अपना प्रपोजल दिया था रिवाइव करने के लिए। अच्छा। उसको रिवाइव करना नहीं था, वो लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में, कि उसको इस जमीन को डेवलप करना था। वो रियल एस्टेट में है उसको डेवलप करना था। इस जमीन उसको मालूम था 170 एकड़ लैंड तो बहुत बड़ा लैंड है, और 40 एकड़ लैंड इसका है आपका पुणे में। तो उसको करना वरना कुछ नहीं था, उसको खाली इस लैंड को कब्जा करके इसको रियल एस्टेट में डेवलप करना था, ठीक है। उसको क्या किया, कुछ उसको कहते हैं अंग्रेजी में क्विड प्रो को लॉ में, मतलब कुछ लेन देन करके उसको डायरेक्टर बना दिया। अच्छा। और वो इसको कब्जा कर लिया। वो उसके कुछ गुंडे आए कलकत्ता में, और वहाँ कुछ गिने चुने एम्प्लॉइज़ थे, कंपनी तो बंद थी, उनको राइफल दिखाया और उनसे चाबी छीन लिया, और चाबी छीन के हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस को कब्जा कर लिया, ये रमेश घमंडी राम गुवानी। उसके बाद ये लोग, रमेश घमंडी राम गुवानी, टाटा और क्या नाम है, एक यूनिवर्सल लीडर वाले भी, और एक और है पेगासस, जिसने डेट खरीद दिया था कंपनी बैंक का। रमेश घमंडी राम गुवानी ने जो NPA होता है, NPA को खरीद दिया। वो खरीद नहीं सकता है, प्राइवेट पार्टी कभी भी बैंक का NPA नहीं खरीद सकती है। पेगासस ने खरीद लिया, और बैंक खरीद के ये लोग मेन पार्टी हो गए। वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी ऑपरेटिंग एजेंसी BIFR में, ठीक है। अब उसके बाद वो मैटर गया दिल्ली हाई कोर्ट में 16 साल के बाद। समझिए 2000 में शुरू हुआ, 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने
11 में गया, 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 साल रहा BIFR AIFR में, और 11 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 साल के बाद आदेश दिया टाटा के फेवर में कि टाटा इसको टेक ओवर कर ले। टाटा को करना नहीं था, ये तो बेईमान कंपनी है, महाबेईमान कंपनी है। बेईमान बोलने से तो इसकी तारीफ हो जाएगी। ठीक है, अब जब उसको कहा कि इसको लेके चलाओ तो फंस गया। टाटा चली गई सुप्रीम कोर्ट, उसको बोली कि असाइनमेंट ऑफ डेट हुआ है। अरे असाइनमेंट ऑफ डेट हुआ है तो क्या हुआ, प्राइवेट पार्टी को डेट हुआ, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने तो माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नोटिस नहीं लिया। ये लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में बोले भी नहीं कि हमने NPA खरीदा है तो इसलिए हमको रिकॉग्नाइज किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको नोटिस भी नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस भी नहीं लिया। उसके बाद भी ये बेईमान टाटा जो है, क्योंकि इसको लेना नहीं था, इसको जमीन कब्जा करना था, ये चली गई टाटा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। वहाँ जाके बोली कि माय लॉर्ड ये जो डेट है इसका असाइनमेंट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, बोला जो भी करना है आप जाइए, NCLT बन गया है, वहाँ आपको जो बोलना है। NCLT नहीं गई, ये चली गई क्या नाम है कलकत्ता हाई कोर्ट, वहाँ फाइल कर दिया एक रीट कि ये असाइनमेंट हटाइए। अरे तुमको असाइनमेंट से क्या लेना था, तुमको कंपनी लेनी थी कि नहीं लेनी थी? सीधा बोला था उसमें कि 21 करोड़ 63 लाख रुपया आपको सारे बैंकों को देने, और बैंकों का नाम भी है लिखा हुआ। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो लिस्ट दिया था वो लगभग 48 करोड़ का लिस्ट था, और उसने बोला कि वन टाइम सेटलमेंट हम 21 करोड़ 63 लाख रुपया लेने के लिए तैयार हैं। तो टाटा को कुछ नहीं करना था, 21 करोड़ 63 लाख रुपया उन बैंकों को देना था। इसको कोई लेना देना रमेश घमंडी राम गुवानी, पेगासस और एक ट्रॉपिकल वेंचर से, इन सब से कुछ लेना देना नहीं था ना। ये यूनिवर्सल लीडर से, यूनिवर्सल लीडर ने यह भी कहा था कि जो टेक ओवर करेगा उसको हम अपना शेयर ट्रांसफर कर देंगे। 52% शेयर उसके पास था जिसको ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बेचा था। लेकिन टाटा को करना नहीं था। जब टाटा ने नहीं किया, 17 तक ये ड्रामा करती रही, और ये फिर तो समझ गए वहाँ के मजदूर कलकत्ता वाले, समझे कि अब तो कुछ होगा नहीं, तो वो लोग फिर NCLT में लेके आए 2018 में। 2018 में वहाँ IBC में COC बनता है। COC बोलते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलना चाहिए था कि भैया आइए और COC बनाइए, लेकिन ये जो RP बने, अभी RP के बारे में पता है, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इसको क्रिएट किया IBC ने, और ये अभी हिंदुस्तान का एक जो नया गैंग फ्रॉडस्टर का बना है, जालसाजों का, ये है। और इसमें मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत कम दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं और बहुत कम लॉयर हैं। मैक्सिमम इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ये फ्रॉडस्टर का एक बड़ा गैंग है। अब अनफॉर्चुनेटली क्रिएटेड बाय लॉ है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये फ्रॉड करने के सिवा करते ही नहीं है NCLT में कुछ। पहला काम ये जो करते हैं कि पहले ढूंढते हैं कि पुराना जो सस्पेंडेड बोर्ड है, माने पुराना जो मैनेजमेंट है, उसने कोई फर्जीवाड़ा किया कि नहीं अकाउंट्स में, मतलब साइफनिंग किया है कि नहीं। साइफनिंग किया तो बार्गेन करते हैं कि पैसा दो, तुम्हारा हम ये सारा साइफनिंग हटा देंगे। नया अकाउंट्स बनता है, उसमें से साइफनिंग 0 हो जाता है। आज तक NCLT ने, किसी भी NCLT ने एक आदेश नहीं पास किया कि इस कंपनी में इतने पैसे साइफन हुए, ये पैसा वापस करो। किसी भी सस्पेंडेड बोर्ड को नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सारी बेईमानी ये RP वाले करते हैं। तो एक शशि अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको बनाया था RP। इसने क्या किया कि रमेश घमंडी राम गुवानी, पेगासस और ट्रॉपिकल, उस समय ट्रॉपिकल वेंचर्स नहीं आई थी, इन लोगों का COC बना दिया, और COC की तरफ से फाइल कर दिया कंपनी को लिक्विडेट कर दीजिए। हम आर्गू किए, मेरा आर्गूमेंट को दरकिनार करके NCLT जो है उसने उसको लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया। NCLT में था कौन भी जान लीजिए, वो जो जुडिशल मेंबर था उसका नाम है गोसावी, MB गोसावी। ये MB गोसावी कौन है? ये अमित शाह फेम MB गोसावी है। अमित शाह को अक्विट किसने किया था? MB गोसावी ने। अब उसके बाद वो पूरे इंडिया की नज़र उस पर थी कि इस आदमी ने पैसा लेके अमित शाह को छोड़ा है, तो अमित शाह ने उसको ट्रांसफ़र करवा दिया यहाँ NCLT में। उसने ऑर्डर पास कर दिया, मैटर गया NCLT में, इत्तेफाक से अच्छे बेंच में चला गया, जिसमें BP सिंह साहब थे। BP सिंह एकदम ईमानदार आदमी। तो उस दिन, जिस दिन फाइनल कंक्लूड हो रहा था, तो वो लोग उठने लगे थे, दोनों लोग। उनको लगा कि अरे तो हो ही गया। वर्कर्स की तरफ से एक एडवोकेट था, उसने कहा, और उनके तरफ से क्या, इन लोगों की तरफ, RP की तरफ से और रमेश घमंडी राम गुवानी की तरफ से कुछ एडवोकेट्स थे। उठने लगे तो बोले, मैलॉर्ड हमको तो आप सुना ही नहीं। तो बोले आप? हम बोले हाँ, हम जमशेदपुर वर्कर्स की तरफ से, हम ज़्यादा वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो 15 वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम तो 2000 वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 177 तो हम पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल किए हैं। तो BP सिंह हमको पहचानते थे, क्योंकि कलकत्ता में हमको उन्होंने सुना था। बैठ गए, अरे मिस्टर श्रीवास्तव, बैठ गए। तो उन्होंने हमको सुना, और सुनने के बाद एक बेहतरीन आदेश पास किया
सारा चीज़ सेट असाइड कर दिया, क्वॉश कर दिया, कहा कि पूरा आदेश इलीगल है। और केवल उतना नहीं किया, आरपी को कहा कि ये फ्रॉड है शशि अग्रवाल को, और कहा इसका मैटर जाए आईबीबीआई में, और आईबीबीआई में इसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेगा। आईबीबीआई ने प्रोसीडिंग चलाया और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, मतलब उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। अब वो आरपी जीवन में कभी नहीं बन सकता है। इतना बड़ा वो फ्रॉड किया था। अब उसकी जगह पे हम जीत गए, वहाँ शशि अग्रवाल हट गया, हम आके अपॉइंट करवाए, तो एक नया आदमी को, पंकज टिब्रेवाल को बना दिया आरपी। ये उसका बाप निकल गया शशि अग्रवाल का। इसने क्या किया कि जो शशि अग्रवाल किया उससे आगे, उससे आगे बढ़ा दिया उसको। उसने एक और ट्रॉपिकल वेंचर्स का कोई 2000 करोड़ शायद डिमांड है कि क्या है, उसको लेके आया। आज की तारीख में 21 करोड़ की जगह टोटल डिमांड है 4000 करोड़ इस कंपनी में। 4000 करोड़ का एसेट, 4000 करोड़ का डिमांड। हम अभी बहस किए तो हम बताए, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है 21 करोड़ 63 लाख, ये बदल दोगे क्या? तुमको पावर है? और ये इसके खिलाफ एसएलपी जो गया था सुप्रीम कोर्ट में, ये सारा डिसमिस हो गया। इसको बदल दोगे? 21 करोड़ रुपया देना है और इसको, इन लोगों को नहीं देना है जो 4000 करोड़ का तुम एडमिट करके बैठे हुए हो। ये फ्रॉड है। ये जो पंकज टिब्रेवाल है ये फ्रॉड है, उसको हटाओ। ये करीब 2.5 करोड़ रुपया साइफन किया है कंपनी का, इससे वसूलो विद इंटरेस्ट। ये हमने बताया। एनसीएलटी का ऑर्डर को हटाने के बाद, शशि अग्रवाल को हटाने के बाद साफ साफ कहा कि फिर से प्रोसीडिंग शुरू करो, फिर से रीस्टार्ट, रिज्यूम द प्रोसीडिंग। नहीं किया। उसी सीओसी को उसने लेके, उसी सीओसी से खुद को अपॉइंट करवा लिया, उसी सीओसी को लेके आगे बढ़ गया और वेदांता को लेके आया। अब वेदांता का ऑफर क्या है, हमने इससे पहले वाले बेंच में बहस किया तो हम हंसे। 545 करोड़ रुपया वेदांता की कोई कंपनी है जिसमें केवल 545 करोड़ रुपया इसने इन्वेस्ट किया और वो कंपनी आज चल रही है? हमको बताइए। 10-20 हजार से कम करोड़ की कोई कंपनी वेदांता के पास नहीं है। तो वो टाटा में, जहां पे 177 एकड़ लैंड जो टाटा के हार्ट में है, चारों तरफ का जमीन जो है वो टाटा के कब्जे में है, उसमें 177 एकड़ लैंड है जो कभी ग्रो नहीं करेगा। टाटा कहीं हिलने नहीं देगी, चारों तरफ तो टाटा का कब्जा है, हिलने नहीं देगी। वहां वेदांता जो 1-1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लगाती है, वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने आएगी। अभी महाराष्ट्र से एक प्रोजेक्ट गया गुजरात में, नरेंद्र मोदी के चलते लेके गया, जिसमें लोगों ने कहा कि वो जो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उसका, देवेंद्र फडणवीस के बारे में अखबार में छपी कि उसके पीठ में छुरा मारा। किसने? ये जो बेहुदा है वेदांता का जो प्रोमोटर है अनिल अग्रवाल, उसने छुरा मारा। ये क्यों? कि 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट वो महाराष्ट्र से लेके वहाँ चला गया, जबकि उसने कमिट किया था कि हम यहाँ करेंगे। वो गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ऑबलाइज करने के लिए वहाँ चला गया। अभी तो उसी को ऑबलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये 545 करोड़ रुपया लगाएगा और यहाँ पे कंपनी चलाएगा। ये तो टाटा का गेम खेल रहा है। ये यहाँ पे बाउंड्री वाल बनाएगा और वो पूरी जमीन टाटा को दे के और चला जाएगा। फिर हमने कहा कि 545 करोड़ में इसका रिवाइवल हो जाएगा। तो 545 करोड़ तो आपके पास है। कोर्ट ने बोला कैसे मेरे पास है? हम बोले 500 करोड़ रुपया तो खाली ये गोवानी ये किया है। 2006 से लेके 2016 तक वो हमारा पुणे का प्लांट चलाया है, और जमशेदपुर का सारा जो चोरी हुआ है और सारा जो बिक्री हुआ है वो यहाँ पे एक है आरबी सिंह उसका एजेंट है। आरबी सिंह के थ्रू सारा बिकवाया। कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपया उसने कंपनी से इतने सालों में वो कमाया। जबकि सोचिए प्रोसीडिंग चल रहा है, प्रोसीडिंग बीआईएफआर में, एआईएफआर में, सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में ये प्रोसीडिंग चल रही है। और ये सारा पैसा कमाया। कलकत्ता की जितने फ्लैट्स हैं, पुणे के जितने फ्लैट्स हैं, बॉम्बे के जितने फ्लैट्स हैं, सब उसमें रेंट में दे के रेंट कमाया इतने साल तक। हमने कहा कि आपका जो पुराना ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है ये बात कि इसकी इंक्वायरी करनी है आरपी को। इंक्वायरी क्या करनी है? बैंक अकाउंट देखना था। बैंक अकाउंट देखोगे 500-600 करोड़ रुपया निकल आएगा। तो अगर 500-600 करोड़ रुपया से अगर इसका रिवाइवल करना है, केवल पैसा से रिवाइवल करना है, प्रोजेक्ट कौन सा है वो तो बताया नहीं वेदांता ने, करेगा क्या वो तो बताया नहीं। पहले ही कह दिया वर्कर को नहीं लेगा। वर्कर को नहीं लेगा तो रिवाइव कैसे करेगा तुम कंपनी? तो रिवाइव तो उसको करना नहीं है, उसको तो दे देना है टाटा को और चल जाना है। टाटा का पैसा लेके आई है वो 545 करोड़। एक समय टाटा को केवल 50 करोड़ लगाना था तो नहीं लगाई। अब 500 करोड़ रुपया वेदांता को दे के खड़ा की हुई है कि भाई किसी तरीके से तुम इसको लो, इस कंपनी को, और हमको दे दो। 50 करोड़ में इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अभी 545 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं टाटा वाले। ठीक है, तो इसको करना नहीं है, कुछ होना नहीं है। तो हमने 500-600 करोड़ रुपया तो गुआनी के पास है, वसूलो और हम रिवाइव कर देते हैं।
हम ले आते, अरे रिवाइव कौन करता है? रिवाइव टाटा करती है। टाटा में कौन इतना पढ़ा लिखा है उसके खानदान में पैदा हो गया? अंबानी के खानदान में कोई पढ़ा लिखा आदमी है? अडानी के खानदान में कोई पढ़ा लिखा आदमी है? जितने बड़े आप ग्रुप हैं, किसके खानदान में पढ़ा लिखा आदमी है? कौन कंपनी लगा देगा? कंपनी तो प्रोफेशनल लगाते हैं, चलाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर, यही लोग ना चलाते हैं। तो जो चलाने वाले लोग हैं हम जुटा देंगे, आप 600 करोड़ रुपया वसूल दीजिए, कंपनी रिवाइव हो जाएगी। इसी पॉइंट पे अटका हुआ है। वो लोग चाहते हैं कि वो उसका 500 करोड़ रुपया का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाए बिना किसी प्रोजेक्ट का। अरे रिवाइवल का तो प्रोजेक्ट होता है ना, कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, हम ये मशीन लगाएंगे, हम इतने आदमी को एम्प्लॉयमेंट देंगे, पुराने लोगों को हम नहीं देंगे, पुराने लोगों को वीआरएस देंगे, कुछ देंगे। ये तो एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट ना बनता है, कोई हम नहीं कह रहे हैं। ये आईबीसी लॉ कहता है कि आपको कंपनी को रिवाइव करना है। रिवाइवल का कोई प्रोजेक्ट इसने दिया नहीं, खाली आके एक मैंने समझिए कि कैसा लोग बैठता है एनसीएलटी में, आके उसने खड़ा होकर बोला कि 545 करोड़ का इन्होंने प्रपोजल दिया। 545 करोड़ का क्या प्रपोजल है? कौन सी कंपनी तू लगाएगा? कितने लोगों को रोजगार देगा? कौन सी मशीन लगाएगा? कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? किस मार्केट में बेचेगा? कहाँ बताया तुमने? नहीं बताया तो एडमिट कैसे कर लिया? वो रेजोल्यूशन प्लान तो है नहीं, खाली पैसा आपको बता रहा है रेजोल्यूशन प्लान, और ये जो एनसीएलटी जो है जो कलकत्ता की, वो उसको एडमिट करके बैठी हुई है। तो खैर अभी बहस चल रहा है, अभी एक राउंड मेरा बहस हुआ है, अभी इसके बाद फर्दर अभी होगा। इनके पास कोई चारा नहीं है एनसीएलटी के पास। जो एनसीएलटी ने कहा है कि इसको रीस्टार्ट करो, इनको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो रीस्टार्ट हुई नहीं है। और इनको रमेश घमंडी, राम गुआनी, पेगासस, ट्रॉपिकल वेंचर्स, इनको भगाना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई दावा नहीं है। 21 करोड़ का दावा है, वो बैंकों का दावा है, बैंकों को मिलेगा। और 500-600 करोड़ रुपया जो गुआनी ने हड़पा है, मतलब बेईमानी की है, वो 500-600 करोड़ रुपया कंपनी में वापस आएगा, उससे ये कंपनी वापस रिवाइव होगी। टाटा की ज़मीन है नहीं, टाटा को मिले नहीं। टाटा ये सब बंद करे, ये ड्रामा करना, वरना टाटा के हाथ से पूरा जमशेदपुर चला जाएगा। हम बोल रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, टाटा को मालूम है कि उनके हाथ से जमशेदपुर जा रहा है। तो हम इनको इंडिकेट भी किए कि लड़ो मत मेरे साथ, टायो में ज़मीन का दावा मत करो, और इनका में दवाई तुम्हारे बाप का ज़मीन है नहीं, दावा मत करो। दावा करोगे तो पूरी जमशेदपुर की ज़मीन ले लेंगे, रहने नहीं देंगे। ये तो हम ओपनली बोल रहे हैं, और हम जिंदा हैं, मरने से पहले हम ये करके जाएंगे। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, कोई गोली मार दे तो बात अलग है। हम लोग का तो उम्मीद आपसे है, जमशेदपुर वासियों को भी उम्मीद है कि जो भी होगा उनके फेवर में होगा। करेक्ट। इनको 350 एकड़ लैंड टायो का चाहिए, और इनको 177 एकड़ लैंड इनकैब का चाहिए। ये नहीं मिलेगा। और पूरा जमशेदपुर का 12,500 एकड़ ज़मीन जो इन्होंने सबलीज किया है, वो सब हम छीन लेंगे, और कोई पैदा नहीं हुआ है कि इनको बचा लेगा।